हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कल हमने आपके लिए लोकतंत्र की परिभाषा, लोकतंत्र के प्रकार जैसे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में अंतर व लोकतंत्र की आपको विशेषताएं बताई। आज हम आपके लिए बताएंगे आगे लोकतंत्र के प्रमुख गुण या लोकतांत्रिक शासन के कोई 4 गुणों की व्याख्या कीजिए। अधिकांशतः इस पाठ से कोई चार गुण पूछे जाएंगे, क्योंकि लघुत्रात्मक में 4 अंक का प्रश्न आता है, तो कोई भी 4 गुण पूछे जा सकते हैं। देखिए, लोकतांत्रिक शासन के प्रमुख गुण निम्न हैं। पहला गुण है सार्वजनिक हित में वृद्धि। देखिए, लोकतांत्रिक शासन का संचालन जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा किया जाता है। यानी कि लोकतांत्रिक शासन जो है वो संचालित किसके द्वारा होता है? जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि, यानी वोट देकर जनता जिन प्रतिनिधियों को चुनती है। ये सार्वजनिक यानी सभी लोगों के हित में वृद्धि करने के कार्य में रुचि लेते हैं। कौन? प्रतिनिधि। लोकतंत्र में शासन जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। यानी ये प्रतिनिधि किन के प्रति उत्तरदायी होते हैं? जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं अपने कार्य के प्रति। आगे है दूसरा गुण जो है कार्यकुशल शासन। लोकतंत्र को सबसे अधिक कार्यकुशल शासन माना जाता है। लोकतंत्र की कार्यकुशलता के अनेक कारण हैं, जैसे इस शासन में नीतियां जनमत के अनुसार बनाई जाती हैं, यानी जनता के मत के आधार पर बनाई जाती है। अतः इसे लागू करने में क्या मिलता है? जन सहयोग मिलता है, यानी जनता का सहयोग मिलता है। तीसरी बात है सार्वजनिक शिक्षा का साधन। लोकतांत्रिक शासन में जनता सार्वजनिक समस्याओं पर अपनी राय प्रकट करती है, यानी जनता की जो समस्याएं हैं सभी की, उन समस्याओं को लोकतांत्रिक शासन में जनता प्रकट करती है। सामान्य जनता जनमत निर्माण के साधनों तथा आम चुनावों के माध्यम से विभिन्न समस्याओं पर अपना मत प्रकट करती है चुनावी समय में, और विभिन्न समस्याओं के बारे में चर्चा करती है कि कौन व्यक्ति या कौन सा दल हमारी समस्याओं को सुलझा सकता है। नागरिक अपने अधिकारों व कर्तव्यों के प्रति जागरूक भी रहता है, तो इसलिए सार्वजनिक शिक्षा का साधन भी है लोकतंत्र, यानी लोगों में जागरूकता आती है। चौथी जो विशेषता है, गुण है नैतिक शिक्षा का साधन। लोकतंत्र शासन व्यक्ति को नैतिक शिक्षा भी प्रदान करता है। लोकतंत्र में व्यक्ति परिवार की संकीर्ण सीमाओं से निकलकर सार्वजनिक हित तक विस्तृत हो जाता है। यानी जो भी चुनावी राजनेता या चुनावी दल में जो सम्मिलित होता है वह व्यक्ति अपने परिवार को छोड़कर सभी के हित में भाग लेता है, सभी लोगों का मान सम्मान करता है, नैतिकता का भाव आता है, सभी के प्रति आदर भाव आता है उस व्यक्ति में, और वह साथ ही नागरिकों के साथ सहयोग, सहिष्णुता, उदारता व सहानुभूति का व्यवहार करने लगता है व्यक्ति, जो कि राजनीति में होता है। आगे है देशभक्ति की शिक्षा। लोकतंत्र राष्ट्र प्रेम की भावना का विकास करता है। लोकतंत्र में राज्य को किसी शासक वर्ग की संपत्ति नहीं मानकर जनता की संपत्ति माना जाता है, यानी देश प्रेम की भावना का विकास होता है लोकतंत्र। ये किसी विशेष शासक वर्ग की संपत्ति नहीं होता है देश, इससे जनता में राष्ट्र के प्रति प्रेम भावना का विकास होता है और जनता में राष्ट्र के प्रति प्रेम और अपनत्व की भावना का भी विकास होता है। आगे है छठी, क्रांति से सुरक्षा। लोकतंत्र में शासन जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। लोकतंत्र में सभी को अपनी बात कहने तथा चुनाव लड़ने का हक है, यानी सभी लोगों को स्वतंत्रता है चुनाव लड़ने का, अपनी बात कहने का। साथ ही किसी भी विषय पर सरकार से सहमति होने पर अगले चुनाव में उसके विरुद्ध मत देने की स्वतंत्रता भी क्रांति की संभावना कम कर देती। कहने का अर्थ यह है कि जनता जिस दल से या जिस राजनीतिक दल से जो शासन कर रहा है, सरकार में वर्तमान में है, यदि उसके कार्यों से संतुष्ट नहीं है तो उसे क्रांति करने की इतनी संभावना नहीं है या क्रांति करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे अगले चुनाव में उस दल के विरुद्ध मत देकर उसको अपदस्थ यानी पद से हटा सकते हैं, यानी सरकार को गिरा सकते हैं, दूसरे दल की सरकार चुन सकते हैं। तो ये जनता के लिए
इसमें अवसर होता है। आगे है समानता और स्वतंत्रता पर आधारित शासन। लोकतंत्र व्यक्ति की समता व स्वतंत्रता की धारणा को स्वीकार करता है। यह लोगों में जाति, धर्म, भाषा, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं करता है, यानी समानता और स्वतंत्रता पर आधारित है। इसमें किसी के साथ जाति, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता है, अपितु सभी व्यक्तियों के लिए विधि की समानता तथा विधि के समान संरक्षण में विश्वास करता है। यानी कानून के समक्ष समानता लोकतंत्र में होती है और कानून के समक्ष संरक्षण भी सबको मिलता है, यानी कानून सबके लिए बराबर है, सबके लिए समान है, सबके लिए उसको समान अधिकार है। आगे है स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना। लोकतंत्र में स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना की जाती है, जो व्यक्ति को कार्यपालिका व व्यवस्थापिका के अत्याचार से बचाती है। यानी कार्यपालिका और व्यवस्थापिका कोई भी नागरिक पर कोई अत्याचार न कर सके, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई न्यायपालिका करती है यदि वो ऐसा करती है तो। और व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा न्यायपालिका करती है। तो न्यायपालिका स्वतंत्र जो होती है वो जनता के हित के लिए कार्य करती है, यानी निष्पक्ष कार्य करती है, जिससे कोई भी किसी के साथ भेदभाव न किया जा सके, किसी के साथ अत्याचार नहीं किया जा सकता। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36, देखिए लोकतंत्र शासन यानी लोकतंत्रात्मक शासन के दोष। अभी अपन ने पढ़े गुण, अब पढ़ेंगे हम दोष। यह देखो इस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है, लोकतांत्रिक शासन के विपक्ष में कोई 4 तर्क दीजिए। विपक्ष का मतलब विपरीत में। देखिए पहला है लोकतांत्रिक शासन में निम्नलिखित दोष हैं। यह विपक्ष में 4 तर्क निम्न है। पहला देखिए, लोकतंत्र की व्यक्ति संबंधी धारणा भ्रमपूर्ण है, ये कमियां भी हैं। लोकतंत्र व्यक्ति को बुद्धि व विवेक संपन्न मानता है, अतः इसे मताधिकार देता है। किसके लिए? व्यक्ति के लिए लोकतंत्र। और मानता है कि वह राजनीतिक मामलों में परवक निर्णय देने में समर्थ है। परवक निर्णय का मतलब है व्यक्ति समझदार है और वो अच्छे निर्णय देने में समर्थ होगा। किंतु आलोचक जो हैं उनका जो मत है कि व्यक्ति ऐसा अबौद्धिक प्राणी है, जो आलोचक कह रहे हैं वो ये बात कहते हैं व्यक्ति क्यों ऐसा प्राणी है, अबौद्धिक है, यानी उसमें बुद्धि का इतना विकास नहीं है, जो अपने मूल संवेगों और आवेगों से चालित होता है, यानी अपने भावनाओं में बहता है, ज्यादातर भावनाओं के आवेश में आकर कार्य करता है। और इसलिए व्यक्ति को जब मताधिकार दे दिया जाता है तो हमें व्यवहार में लोकतंत्र की जगह क्या लगता है? भीड़ तंत्र। यानी कि बिना सोचे समझे वो वोट डालता है। ये है कहने में, किसी के भी लोभ में आ जाता है, पैसे के लोभ में आ जाता है, लालच में आ जाता है, तो वो है अबौद्धिक का अर्थ, कहने का अर्थ ये है। दूसरी है बुद्धिजीवी वर्ग की उदासीनता। लोकतंत्र में बुद्धिजीवी वर्ग की उदासीनता होती है। इस व्यवस्था में गुणों की अपेक्षा संख्या को अधिक महत्व दिया जाता है। इस कारण से समाज में बुद्धिजीवी वर्ग इस व्यवस्था में सक्रिय रूप से भाग नहीं लेता। कहने का मतलब है इसमें वोट जिसके पास अधिक होती है वो चुनाव जीतता है, चाहे पढ़े लिखे शिक्षित वर्ग, अच्छे सोचने वाले वर्ग, अच्छा बुरा जानने वाले, अच्छी तरह राजनीति के बारे में जानने वाले या सार्वजनिक हित के बारे में जानने वाले व्यक्तियों की संख्या जो है वो कम होती है, इसलिए वो राजनीति में सक्रिय रूप से भाग नहीं ले पाते। तीसरा है शैक्षिक महत्व का दावा भ्रमपूर्ण। लोकतंत्र के बारे में यह दावा पूरी तरह से भ्रमपूर्ण है कि यह व्यक्ति को नागरिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा और राष्ट्र प्रेम की शिक्षा देता है। वास्तव में स्थिति इससे अलग है, यानी भिन्न है। लोकतंत्र में राजनीतिक दल प्रत्येक राष्ट्रीय समस्या पर अपने स्वार्थ के लिए विचार करते हैं, यानी केवल चुनावी समय में राष्ट्रीय भावना के बारे में बात करते हैं और उसे ही राष्ट्रीय हित बताकर प्रचार करते हैं। यानी कोई भी एक देश की समस्या है तो उसको राष्ट्र हित के रूप में देकर, राष्ट्र प्रेम के रूप में देकर चुनावी समय में भाषण देते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं और उसका प्रचार प्रसार करते हैं, जबकि ऐसा वो कुछ नहीं करते हैं। आगे बात है, अगली जो
दोष है वो है चौथा दोष, लोकतंत्र स्वतंत्रता व समानता भ्रमपूर्ण है। देखिए लोकतांत्रिक स्वतंत्रता समानता भ्रमपूर्ण कैसे है। लोकतंत्र व्यक्तियों को राजनीतिक स्वतंत्रता व समानता प्रदान करता है, किंतु यह व्यक्तियों को आर्थिक स्वतंत्रता व समानता प्रदान नहीं करता है। यानी कोई व्यक्ति गरीब अधिक है, कोई अमीर अधिक है। आर्थिक स्वतंत्रता व समानता के अभाव में व्यक्ति की राजनीतिक स्वतंत्रता व समानता के अभाव में व्यक्ति की राजनीतिक स्वतंत्रता व समानता भी क्या हो जाती है, अर्थहीन हो जाती है। राजनीतिक स्वतंत्रता व समानता के अभाव में भी राजनीतिक स्वतंत्रता समानता भी क्या हो जाती है, अर्थहीन हो जाती है। यानी पहला कहने का मतलब जिस व्यक्ति के पास पैसा अधिक है वो राजनीति में अपना दबदबा रखता है, जिस व्यक्ति के पास पैसा कम है वो राजनीति में अपना दबदबा नहीं बनाए रख सकता है, पहचान नहीं बना पाता है। राजनीतिक दलों का दुष्प्रभाव, लोकतंत्र संचालन के लिए राजनीतिक दल परम आवश्यक माने जाते हैं, किंतु राजनीतिक दल प्रणाली में अनेक दोष भी होते हैं और इस कारण लोकतंत्र में विकार आता है। सिद्धांत रूप में राजनीतिक दलों का निर्माण राष्ट्रीय हित में होता है, यानी देश के हित में, परंतु व्यवहार में सभी राजनीतिक दल राष्ट्रीय भक्ति की जगह क्या करते हैं, वो अपनी दल भक्ति यानी अपने राष्ट्रीय भक्ति की छोड़कर दल भक्ति को महत्व ज्यादा देते हैं। शुरुआत तो किससे करते हैं, वो राष्ट्रीय भक्ति से करते हैं, पर धीरे धीरे वो अपनी राजनीतिक विचारधाराओं को अधिक महत्व देने लग जाते हैं। छठा जो दोष है वो है अनुत्तरदायी शासन प्रणाली। सिद्धांत रूप में लोकतंत्र को जनता के प्रति उत्तरदायी शासन बताया जाता है, परंतु व्यवहार में लोकतंत्र अनुत्तरदायी दिखाई पड़ता है। लोकतंत्र शासन में असफलताओं की जिम्मेदारी कोई भी पक्ष अपने पर नहीं लेता है। पक्ष व विपक्ष एक दूसरे पर क्या लगाते हैं, आरोप लगाते रहते हैं। कहने का मतलब है जो सरकार होती है, जो शासन करती है, वो विपक्ष पर आरोप लगाती है कि भाई ये क्रांति करते हैं या धरना प्रदर्शन करते हैं या हमारे कार्यों में व्यवधान डालकर विकास कार्यों को नहीं होने देते हैं, जबकि विपक्ष सरकार पर यह आरोप लगाता है कि सरकार ये कार्य नहीं करके दूसरा कार्य कर रही है या अपने हित का कार्य कर रही है, तो सरकार की असफलताओं को विपक्ष उजागर करता है। तो एक दूसरे पर ये आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, इसलिए ये उत्तरदायी शासन नहीं माना गया है। उदासीन मतदाता, लोकतंत्र जनता का शासन कहलाता है, किंतु लोकतंत्र में होने वाले चुनावों में मतदाता पर्याप्त रुचि नहीं रखते हैं, यानी वोट नहीं डालते हैं, पर्याप्त मतदान का प्रतिशत नहीं होता है, तो मतदान का प्रतिशत क्या हो जाता है, कम रहता है, जिसके कारण कम योग्य व अवसरवादी प्रकृति के प्रतिनिधि भी चुन लिए जाते हैं। यानी सभी लोग मतदान में भाग नहीं लेते हैं, तो मतदान का प्रतिशत भी क्या रहता है, कम, जिससे हो सकता है उस चुनाव में कम शिक्षित लोग या अवसरवादी या गुटवादी ऐसे लोगों को चुना जा सकता है। आगे बात करते हैं 8वां, सार्वजनिक धन व समय का अपव्यय। लोकतंत्र में नीतियों के निर्धारण में तथा कानून के निर्माण में अत्यधिक धन व्यय होता है, यानी अत्यधिक पैसा खर्च होता है और समय भी बर्बाद होता है, समय भी अधिक खर्च होता है। सभी कार्य विभिन्न समितियों के द्वारा, यानी विभिन्न समितियां बनाई जाती हैं उनके द्वारा किया जाता है, तथा व्यवसायिका की लंबी चौड़ी बहस के द्वारा। व्यवस्थापिका, जैसे हमारी व्यवस्थापिका क्या है, संसद, लोकसभा, राज्यसभा, उसमें लोकसभा में कोई बिल पास होगा, फिर राज्यसभा में होगा, या राज्यसभा में पहले या लोकसभा में, दोनों में बहस करने के बाद वो पास होता है, तो बहुत समय बर्बाद होता है। लोकतंत्र की यह प्रक्रिया समय और धन की दृष्टि से क्या है, अत्यधिक खर्चीली होती है। तो ये इसका भी प्रमुख दोष है। तो हम ने ये गुण और दोष पढ़े। यहाँ तक किसी भी विद्यार्थी को कोई समस्या हो तो जरूर पूछें, और विशेषकर एग्जाम में कम से कम 4 गुण या दोष पूछे जाते हैं, तो ये विद्यार्थी ध्यान रखें। कहीं भी किसी विद्यार्थी को समस्या हो तो जरूर पूछें। आगे हम आपके लिए कल बताएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।